Hello friends, welcome to my channel Legal Rights Awareness. Today I am discussing the Indian Penal Code 1860. आज बात करेंगे चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन के ऊपर, जो सेक्शन 6 से सेक्शन 52A तक फॉलो किया जाता है। सेक्शन 6 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6 में डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। इसमें यह डिफाइन करता है कि जैसे पूरी आईपीसी में 1 से सेक्शन 511 तक सेक्शन है। इन सेक्शन में ऑफेंसेस के कुछ डेफिनेशन है, कुछ पेनल प्रोविजन है और कुछ इलस्ट्रेशन है। तो जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने ऑफेंस किया मर्डर का, तो मर्डर का डेफिनेशन हो गया 300 में, वो डेफिनेशन हो गया 300 में, और उसका पेनल प्रोविजन हो गया 302 में। तो लेकिन डेफिनेशन में लेकिन ये नहीं बताया गया है कि 7 साल या 7 साल से नीचे का अगर बच्चा ऑफेंस अगर ऐसा करता है, मर्डर का ऑफेंस करता है, तो ये इसको पनिशेबल है या नहीं, ऑफेंस है या नहीं, तो उसमें ये नहीं बताया। लेकिन यही चीज आपको सेक्शन 82 में बता दिया गया है, जो जनरल एक्सेप्शन में आता है 76 से 106। तो वही सेक्शन 6 में बताया गया है, जो कि इसमें बताया कि ऐसा जो चीज जो जनरल एक्सेप्शन में बता दिया गया है, उसको बाकी हर सेक्शन में रिपीट नहीं किया जाएगा। ना ही उसे डेफिनेशन में रिपीट किया है, ना ही उसे पेनल प्रोविजन में, ना ही उसे इलस्ट्रेशन में। तो इससे यही समझ में आता है कि जो आपको जनरल एक्सेप्शन में बता दिया गया है, उसको अगर वैसा ऑफेंस क्रिएट होता है तो उसको हर समय उसको फॉलो करना है। ये सेक्शन 6 का इलस्ट्रेशन ए कहता है। ठीक है, अब हम लोग सेक्शन 6 का इलस्ट्रेशन बी में चलते हैं। सेक्शन 6 का बी इलस्ट्रेशन कहता है कि ये जनरल एक्सेप्शन के सेक्शन 76 से फॉलो होता है। 76 में क्या कहता है सेक्शन, उसमें बताया गया है बॉन्ड बाय लॉ। तो ये इसमें बताया जा रहा है इलस्ट्रेशन बी में कि एक पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि ए ने बी का हत्या किया, तो ए ने जो बी का हत्या किया वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, वो बॉन्ड बाय लॉ है, उसे वो बाध्य है कि उसको बिना वारंट को गिरफ्तार करेगा, रिटर्न करेगा। तो पुलिस ने वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं किया, उसका वो ड्यूटी था उसको गिरफ्तार करने का। तो उसी तरह इसमें यही चीज बताया है कि एक जो सेक्शन में बता दिया गया है, आपको उसे रिपीट नहीं किया है और नहीं किया जाएगा, इसमें यही चीज बताया है। चलते हैं सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 बात करता है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन। अब हम लोग जो सेक्शन ये सब जो पढ़ रहे हैं जनरल एक्सप्लेनेशन, इसमें जितने भी सेक्शंस जो हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें जैसे जो बता दिया गया, एक बार एक्सप्रेस जो कर दिया जो वर्ड को, वो वर्ड आगे मिलेंगे तो उसको उसी हिसाब से अर्थ लगाया जाएगा जो यहाँ पे समझाया जा रहा है। जो यहाँ पे समझाया जा रहा है उसी हिसाब से उसको फॉलो किया जाएगा। इसमें इतना ही बताया जा रहा है। सेक्शन 8 में चलते हैं। जेंडर। जेंडर में ये बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें मेल फीमेल दोनों हो जाएंगे। जैसे कहीं पर आईपीसी में बताया गया है कि मेल के बारे में, तो वहां पे वो अपराधी कहीं ये नहीं बच सकता है कि वो जैसे महिला ने अपराध किया कि तो वो महिला नहीं बोल सकती कि भाई ये तो खाली सेक्शन बताता है कि मेन के लिए डिफाइन करता है। तो ऐसा नहीं है, अगर मेन है तो वोमेन ऑटोमेटिकली उसको फॉलो किया जाएगा। तो यही चीज ये बताता है, अगर वोमेन है तो मेन को फॉलो किया जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है। सेक्शन 9 पे चलते हैं नंबर पे। नंबर ये बताता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़े हैं आपको आईपीसी में बताया गया, आईपीसी में अगर कुछ ऐसे जगह में लिखा होगा कि भाई एक व्यक्ति ने ये अपराध किया, अगर वही अपराध ब्लॉक में लिख दिया, वही ऑफेंस क्रिएट हो रहा है, तो वहां पे ये चीज करके नहीं बचा जाएगा कि एक व्यक्ति का यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अगर वहां पे सेम ऑफेंसेस अगर उसके दायरे में आ रहा है और वहां बहुत व्यक्ति वही ऑफेंस किए हैं, तो वहां पे जो सिस्टम है, जैसे एक वचन और बहुवचन वाली जो बात है, इसमें वही चीज बात की हुई है। तो अगर वहां सिंगुलर की बात हुई है तो वो प्लूरल ऑटोमेटिक वहां पे डिफाइन हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है नंबर पे। चलते हैं सेक्शन 10 पे। मेन एंड वुमेन। मेन एंड वुमेन को बारे में यहाँ पे आप डिफाइन आपको यहाँ कर देता हूँ कि मेन को डिफाइन यहाँ पे ये कर रहा है कि कोई भी एज का अगर वो जेंडर मेल पर्सन है तो उसको डिफाइन किया जाएगा, डिनोट किया जाएगा मैन एज ए मैन। उसी तरह कोई भी एज की फीमेल
डिफाइन किया जाएगा ओमेन, उसको डिनोट किया जाएगा ओमेन के वर्ड से। तो यहाँ पे ये चीज बताया गया। आप चलते हैं पर्सन 11, सेक्शन 11 पर्सन। अब पर्सन में कौन कौन आता है? पर्सन तो है ही, पर्सन में कंपनी आ जाएंगे, एसोसिएट्स आ जाएंगे, बॉडी ऑफ पर्सन आ जाएंगे और इनकॉर्पोरेट आ जाएंगे। इनकॉर्पोरेट और नॉट, ये सब चीज पर्सन में आ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं 13 रिपील्ड हो गया है। 14 चलते हैं 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट में आपको देखिए जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, ऑफिसर है, एम्प्लॉय हैं, ऑथोरिटी ऑफ गवर्नमेंट है, वो सारे आपको आ जाएंगे गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट में। सेक्शन 14 ये कहते हैं। सेक्शन 15 आपको रिपील्ड हो गया है और 16 भी रिपील्ड हो गया। अब चलते हैं 17, सेक्शन 17। सेक्शन 17 कहता है गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट, आप इस वर्ड को डिनोट ऐसे करिए कि स्टेट गवर्नमेंट का भी वहाँ पे बात हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। तो यहाँ पे ये नहीं कहा जाएगा कि खाली स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ दोनों का गवर्नमेंट यानी दोनों, स्टेट सेंट्रल दोनों को वहाँ पे बात किया जा रहा है। देन गवर्नमेंट यानी दोनों, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसमें इतना ही है, ज्यादा कुछ बोलने का नहीं है। अब चलते हैं सेक्शन 18 इंडिया। इंडिया 28 राज्य और टोटल यूनियन टेरिटरी कितने हैं? 8। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जब से 370 हटा है वो भी एक, अब वहाँ पे भी आईपीसी, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, अब वहाँ पे भी अब आईपीसी लागू होगा, तो वो भारत का हिस्सा है। सेक्शन 19 जज के बारे में डिफाइन करता है। ऐसे जज जो अपने ऑलरेडी डेजिग्नेटेड है एज ए जज। इसके अलावा और किनको एड्रेस किया जाएगा एज ए जज? तो इसमें डेफिनेटिव जजमेंट एक वर्ड यूज किया गया। डेफिनेटिव जजमेंट यानी जो जजमेंट, फाइनल जजमेंट हो, जिस पर जज अपना फैसला सुना रहे हो, उनको भी एज ए एड्रेस किया जाएगा जज। इसमें इतना ही बताया गया। फाइनल जजमेंट यानी, फाइनल जजमेंट का मतलब अपर न्यायालय में उसको जजमेंट के लिए अपील पे ना गया हो या किसी दूसरे जज के पास में उसको केस को ट्रांसफर ना किया गया। और फाइनल जजमेंट इट मीन्स फाइनल जजमेंट, तो ये जज वर्ड यहाँ डिनोट किया गया है। सेक्शन 20 में चलते हैं। सेक्शन 20 बात करता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस, जब अपना जज साहब जब जजमेंट लिखवा रहे हैं उस समय जो अपना एक्ट कर रहे हैं, जुडिशियरी एक्ट जो कर रहे हैं, वो कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया। इसके अलावा जब जजमेंट के अलावा जो अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उस समय वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उस समय वो कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं कहा जाएगा। कोर्ट ऑफ जस्टिस जब जजमेंट सुनवाई के दौरान जब जजमेंट दे रहे हैं तो उस समय में वो कहा जाएगा कोर्ट ऑफ जस्टिस। सेक्शन 21 चलते हैं। सेक्शन 21 में बताया गया है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट ऐसे 12 वहाँ पे थे, पहला वाला रिपीट हो गया तो टोटल 11 है। पब्लिक सर्वेंट को 11 तरीके से बताया गया कौन कौन पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। आप इस तरह से समझिए कि पब्लिक सर्वेंट में जितने भी गवर्नमेंट के अपॉइंटेड जो भी हैं ऑफिसर जितने भी हैं वो सारे पब्लिक सर्वेंट में आएंगे। सेक्शन 21 इतना ही कहता है। सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। सेक्शन 22 जो मूवेबल प्रॉपर्टी पे कौन कौन आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका पेड़ हो गए, वो अटैच टू द अर्थ है, अटैच टू द अर्थ, वो पेड़ हो गए तो वो इमूवेबल हो गए। जब वो कटिंग हो जाएंगे तो वो मूवेबल हो जाएंगे। जैसे बिजली के पोल हो गए, बिजली के पोल जैसे जब तक गड़े नहीं है तब तक वो मूवेबल है, गड़ जाएगा तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गए। तो इस चीज को आप बढ़िया समझ गए होंगे मूवेबल प्रॉपर्टी और इसमें क्या बताया गया। तो सेक्शन 23 में चलते हैं। सेक्शन 23 में रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस के बारे में बात किया गया है। रॉन्गफुल गेन, जैसे मान लीजिए कि जो चीज लीगली वे में आपका है, आपसे कोई रॉन्गफुल्ली तरीके से वो गेन कर लेता है, तो वो हो गया रॉन्गफुल्ली गेन। तो आपको हो गया रॉन्गफुल्ली लॉस, क्योंकि वो गलत तरीके से उसने हासिल कर लिया, रॉन्गफुल्ली तरीके से गेन कर लिया, और आपको हो गया रॉन्गफुल्ली लॉस। तो इसमें इतना ही बताया गया है सेक्शन 23 में रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस के बारे में। सेक्शन 24 चलते हैं डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली में जैसे सेक्शन 23 में बात किया तो इसमें वही किया जाता, तो बेईमानी पूर्वक आपसे वो इलीगली पूर्वक लिया, रॉन्गफुल गेन कैसे किया, वो बेईमानी पूर्वक किया, तो यहाँ डिसऑनेस्टली शब्द जो आ गया बेईमानी पूर्वक हो गया, यहाँ पे रॉन्गफुली गेन किया वो बेईमानी पूर्वक, ठीक है। और रॉन्गफुल लॉस हो गया आपको, तो यहाँ पे वही चीज इसमें बताया गया कि बेईमानी पूर्वक, डिसऑनेस्टली। आपसे सेक्शन चलते हैं सेक्शन 25।
सेक्शन 25 में फ्रॉडेंटली की बात की गई है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मतलब कि एक जाली नोट है, ठीक है, जाली नोट को लेकर गया दुकानदार के पास में सामान लेने के लिए, दुकानदार विश्वास से उसको सामान दे दिया, तो वो नहीं जान रहा था ना कि वो जाली है, आप ही जान रहे थे कि जाली है, आपने सोचा कि वहां जाए के दुकानदार को बोलूंगा ये सामान ले लूंगा, तो ये चीज आप फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन वही चीज उसको पता होता कि ये जाली है, तब वो आपको सामान देता, तब नहीं देता आपको। तो वही चीज यहाँ पे वही चीज बताया गया है कि फ्रॉडेंटली शब्द जो है आपको यहाँ पे डिफाइन करने के लिए एग्जाम्पल दिया गया। तो इसमें और कुछ इसमें है नहीं फ्रॉडेंटली के बारे में समझने के लिए। अब चलते हैं 26 रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव में देखिए इसमें बताया गया है कि विश्वास कैसे किया जाए। सफिशिएंट कोज होता है, सफिशिएंट कोज। जैसे मान लीजिए कि फेरी वाला है, सामान जो बेचता है, तो उससे आप सामान लेने के लिए हिचकिचाएंगे, तो रीजन टू बिलीव है कि भाई विश्वास कैसे लिया जाएगा, क्योंकि वो बिल तो दे नहीं पाएगा कि चोरी का है भाई, कि ये सामान कैसा है नहीं है जो भी है। तो वहाँ पे उसको विश्वास दिलाने के लिए अगर आप उसे बोलेंगे कि बिल दे दी, तो बिल नहीं दे, तो वहाँ पे रीजन टू बिलीव, वहाँ पे अगर दे देता तो रीजन टू बिलीव का बात आ जाएगा, रीजन टू विश्वास हो गया वहाँ पे कि भाई हाँ ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज बात किया गया रीजन टू बिलीव एग्जाम्पल के तौर पे बताया। अब 27 नंबर प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। अब जैसे मान लीजिए कि आपको इसे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ मैं, जैसे कि आप कुछ समय के लिए टेम्पोररी आपको किसी को काम पे रखे, सर्वेंट को काम में रखे, लेकिन आपकी जानकारी में नहीं है कि वो इलीगली एक्ट कर रहा है, कुछ ऐसा कुछ कर रहा है जो कि वो इलीगल है, ठीक है। अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो उसके लिए खाली लायबल होगा। लेकिन आपकी जानकारी में है तो आप दोनों लायबल होंगे, अगर आपकी जानकारी में है तो तब आप दोनों लायबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया है। अब चलते हैं सेक्शन 28 काउंटरफिट। काउंटरफिट में बताया गया नकली, मतलब कोई चीज का जैसे मान लीजिए कि नोट का मान लीजिए, ठीक है, स्टाम्प का हो गया, नोट का हो गया, अगर वो उसका जैसा नकली करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट कॉपी करते हैं और आप उसको मार्केट में चलाते हैं, ऐसे जो भी करते हैं या रखे रहते हैं, तब भी अगर 19-20 थोड़ा सा भी रहता है, अगर मान लीजिए कि सेम टू सेम नहीं है एकदम, थोड़ा सा भी 19-20, तब भी वो काउंटरफिट में ऑफेंस आ जाएगा, ऑफेंस टू द काउंटरफिट, ठीक है, ऑफेंस हो जाएगा वो काउंटरफिट का। सेक्शन 29 चलते हैं। सेक्शन 29 में डॉक्यूमेंट का बात किया गया। तो डॉक्यूमेंट जो डिनोट्स किया गया है, कोई भी पेपर में जितना भी इसमें बताया गया है कि फिगर, एनी मार्क, ठीक है, एनी फिगर, एनी मार्क, एनी लेटर, कोई भी तरह से डॉक्यूमेंट, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट हो गए, लेटर हो गए, फिगर हो गए, मार्क हो गए, मार्क यानी चिन्ह, जैसे ड्राइंग वगैरह होता है ना, उसके द्वारा, स्केच के द्वारा समझाया गया है पेपर पे, तो वो भी सब वहाँ पे डॉक्यूमेंट ही होंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में सब सारी चीज को बताया गया है। सेक्शन 29A, सेक्शन 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में डिफाइन करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के जितने भी कैटेगरीज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आ जाते हैं। इसके बारे में पूरा डिफाइन आपको किया गया IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, जो 2000 में एक्ट ये बना, तो उसमें आपको पूरा डिफाइन किया गया। चलते हैं सेक्शन 30 में। सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात करता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी जैसे आप इस तरह से समझिए, इसको डिनोट्स किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि जो लीगल ओनर है, जो बैंक का ओनर है, उसने चेक किसी को बोला कि भैया आप चेक का पेमेंट आप निकाल लीजिए, तो उसको पीछे में साइन, चेक का पीछे साइन करवा लिया और बैंक को पास में गया चेक लेके, तो बैंक वाले ने उसको चेक दे दिया, तो थर्ड पार्टी को पेमेंट बैंक वाले ने कर दिया, तो वो हो गया वैल्यूएबल सिक्योरिटी, क्योंकि बहुमूल्य सिक्योरिटी उसके पास आ गया, चेक का पावर उसके पास आ गया, लीगल राइट उसके पास आ गया। जैसे जमीन का पेपर है, अब उसको पावर ऑफ अटर्नी, जो मेन ऑनर है लैंड का, सो पावर ऑफ अटर्नी दे देता है किसी थर्ड पार्टी को, ठीक है, तो वो हो गया वहाँ पे वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब चलता है सेक्शन 31 पे। 31 बात करता है ए विल यानी वसीयत दस्तावेज, डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार किया जाता है, जो गार्जियन रखने करके, अब जितने भी फैमिली मेंबर है उसको एक दस्तावेज तैयार कर दिया जाता है कि ये कितने किसको जायजा दिया जाएगा। इसमें इतना ही बताया गया है। अब चलता है सेक्शन 32। सेक्शन 32 में बताया गया वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इन लीगल कमीशन। इसमें बताया गया जहां जहां एक्ट वज पूरे आईपीसी में 1 से 511 सेक्शन है,
एक्ट वर्ड जहाँ यूज किया जाएगा वहाँ इसका मतलब ये समझा जाएगा इलीगल ओमिशन। इलीगल ओमिशन का मतलब ये हो गया, आप इस तरह समझिए, जैसे मान लीजिए थाने वाले के पास गया कोई व्यक्ति और उसके पास में थाने वाले को बोला कि भैया आप FIR यहाँ लिख लीजिए, तो FIR थाने वाले ने मना कर दिया क्योंकि वो बाध्य है, उसको बाध्य है तो वहाँ पे लिखना चाहिए था FIR, लेकिन वो मना कर दिया, तो वहाँ पे वो इलीगल ओमिशन किया थाने वाले ने। तो यहाँ पे इतना ही बताया गया। सेक्शन 33 में चलते हैं। सेक्शन 33 डिफाइन करता है एक्ट और ओमिशन से। एक्ट यहाँ पे बात करता है सीरीज ऑफ एक्ट के बारे में। यहाँ एक वर्ड है सीरीज ऑफ एक्ट। तो जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने उसको एक चाकू मारा, फिर उसके बाद दूसरा चाकू मारा, फिर तीसरा मारा, तो ये सीरीज ऑफ एक्ट हो गया, सीरीज ऑफ एक्ट हो गया। अब इसके लिए उसको सजा एक ही बार दिया जाएगा। सिंगल एक्ट किया उसने, एक ही ऑफेंस बना उसने, एक ही मर्डर तो एक ही किया है, एक ही व्यक्ति का, लेकिन पहले 4-5 बार मारा चाकू उसके व्यक्ति को, चाहे वो एक बार मारता तो उतना ही उसको ऑफेंस मिलता था, और उसको वहां पे 4-5 बार तब भी उतने ही उसको सीरीज ऑफ, उसको सिंगल एक्ट बोलेंगे। सीरीज ऑफ एक्ट हो गया तो ये सिंगल एक्ट में चले जाएंगे। उसी प्रकार ये ओमिशन, सीरीज ऑफ ओमिशन। अब जैसे पहले वाले तो मैं एग्जाम्पल दिया, जैसे थाने वाले के पास गया, फिर कल गया, फिर परसों गया, बोला कि भैया पहले लिख लीजिए, उस समय में ये बोला नहीं मैं अभी नहीं लिखूंगा, तो हर समय में 3-4 दिन रेगुलर गया पर्सन थाने वाले के पास, वो लेकिन बोला कि नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे वो सीरीज ऑफ ओमिशन किया। तो यहाँ पे इतना ही बताया गया है सेक्शन 33 में। सेक्शन 34 में चलते हैं। सेक्शन 34 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन की बात करता है। जैसे मान लीजिए कि एक 4-5 आदमी व्यक्ति है, एक व्यक्ति का हत्या करने के लिए उन लोगों ने प्लान बनाया, तो चारों ने मिलकर, एक व्यक्ति बाहर खड़ा है गाड़ी पे स्टार्ट करके, दूसरे व्यक्ति चाकू लेके लिए मारने के लिए रेडी, एक दरवाजे पर बाहर खड़ा है कि भाई मार के निकलेंगे तुरंत फटाफट हम लोग यहाँ पे निकलते बनेंगे, मतलब सबको कॉपरेट कर रहा है कि एक व्यक्ति मतलब कि गाड़ी लेके वहाँ पे खड़ा है कि मार के वो साथ में हत्या करके तुरंत हम लोग बैठ के चलेंगे, और एक व्यक्ति जो है वहाँ पे वो मतलब कि इंफॉर्मेशन देगा कि भाई यहाँ पे कोई आ रहा है जा रहा है, वो एक देख करेगा। तो सबका अपना अपना एक्टिविटी वहाँ पे निभा रहा है, तो उस चीज में वहाँ पे वो कॉमन इंटेंशन होती है, सबका हत्या करने का इंटेंशन था, तब ना वहाँ पे वो कॉपरेट कर रहे हैं सब एक दूसरे को। नहीं तो अगर कोई भी एक व्यक्ति अगर वहाँ पे कॉपरेट नहीं करता तो वहाँ पे हत्या नहीं हो पाता, तो ये कॉमन इंटेंशन में आ जाएगा। सेक्शन 35। सेक्शन 35 व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। इसमें ये डिफाइन किया गया है, जैसे कई व्यक्तियों द्वारा उस एक्ट को अंजाम दिया जा रहा है, उस क्रिमिनल एक्ट को, उसको जानकारी में जो कर रहे हैं क्रिमिनल एक्ट को अंजाम दिया जा रहा है, कि उनको जानकारी में कि ये क्रिमिनल एक्ट है, तो वो ऐसा वो इंटेंशन से कर रहे हैं, तो वो हर एक पर्सन पर वो माना जाएगा कि यह एक्ट उसने अकेले ही किया। सेक्शन 35 में यही चीज बताया जा रहा है। चलते हैं सेक्शन 36। इफेक्ट कॉज पार्टली बाई एक्ट एंड पार्टली बाई ओमिशन। सेक्शन 36 में ये बताया जा रहा है कि किसी पर्सन को उसके देखरेख में रखा गया है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, किसी पर्सन को उसके देखरेख में रखा गया, भाई आप इसको समय पर खाना दीजिएगा, है ना, तो वो उसको खाना भी नहीं देता था, लगातार खाना भी नहीं देता था और पिटता भी था। तो यहाँ पे वो पार्टली बाई एक्ट और पार्टली बाई ओमिशन किया, क्योंकि उसने खाना भी नहीं दिया, क्योंकि आधा तो उसी से कमजोर हो गया वो कि उसने खाना नहीं दिया, उसके बाद उसका पिटाई भी किया, तो उससे उसका डेथ हो जाता है। तो वो ये कहकर नहीं बच सकता पर्सन जिसने अपराध किया कि भाई हमने तो एक सामान्य आदमी को ऐसा अगर मारते तो वो तो मरता नहीं, तो इसमें मेरा गलती नहीं है, तो क्योंकि उसने तो आधा खाना दे के उसको मार दिया, खाना नहीं दे के मार दिया, और आधा उसने पिट के उसको मार दिया, तो ये ऑफेंस हो गया, वो अपराध उसने कर दिया। सेक्शन 36 ये कहता है। सेक्शन 37 चलते हैं। सेक्शन 37 ऑपरेशन बाई डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। इसमें बताया जा रहा है, इसमें डिफाइन ये किया जा रहा है, जैसे ए और बी का इंटेंशन है कि जेड को मार देना है, मर्डर कर देना उसका, तो उन लोग दोनों प्लानिंग बनाता है, ए और बी। ए जो रहता है वो जेलर है और बी भी जेलर है, लेकिन उन लोग का 6-6 घंटा का ड्यूटी जो है शिफ्ट होते रहता है, और जो जेड है वो एक्यूज्ड है, वहाँ पे वो मतलब कि खाना उसको जेड को देता है, तो उसका मतलब कि
रहता है कि जेड को आपको खाना देना है। ये क्या करता है कि खाना नहीं देता है, वो अपनी ड्यूटी में खाना उसको जेड को नहीं देता है। बी भी वही चीज करता है, उसका जब ड्यूटी का टाइम आता है वो 6 घंटा जब वो रहता है उसको खाना नहीं देता जेड को। तो वैसा करने से दोनों ने मिलकर ऐसा अपराध किया तो ऐसा माना जाएगा वो उसने मर्डर का अपराध कर दिया, वो विल बी लायबल टू पनिश विद मर्डर, उसको मर्डर का पनिशमेंट दिया जाएगा क्योंकि जेड उससे मर गया तो ये मर्डर का अपराध हो गया। सेक्शन 38 पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंस ऑफेंस। अब इसमें आपको मैं समझाता हूँ, इसको डिफाइन ऐसे करता हूँ। एग्जाम्पल है कि रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे मतलब कि बताता हूँ। जेड जो है ए को उकसाता है तो उकसाने के क्रम में जेड उसको मारता है, तो बी भी उसमें मारने के क्रम में आ जाता है कि बी का दुश्मनी रहता है जेड से, तो दोनों मिलकर मारता है और उससे जेड का हत्या हो जाता है। तो यहाँ पे बी ने ऑफेंस किया मर्डर का और ए जो ऑफेंस किया अटेम्प्ट टू मर्डर का, क्योंकि ए का इंटेंशन नहीं था, ए को तो जेड ने उकसाया था तब वो उसने ए ने जेड को मारा, और बी का इंटेंशन था क्योंकि उससे उसका दुश्मन नहीं था तो मौका देकर उसने वो भी पिटाई करने शुरू कर दिया तो उसमें उसका डेथ हो गया जेड का। तो यहाँ पे यही चीज समझाया गया। तो बी है मर्डर का पनिशमेंट उसको मिलेगा और ए को अटेम्प्ट टू मर्डर। तो अब चलते हैं सेक्शन 39 पे वॉलंटरली। वॉलंटरली हिंदी में इसको समझिए स्वेच्छा। इसमें कोई व्यक्ति ऑफेंस करने के लिए प्री प्लान एक स्वेच्छा से कैसे समझा जाएगा कि वो स्वेच्छा से वो अपराध कर रहा है। अब जैसे उसका इंटेंशन उसका एक्टिविटी बताएगा कि जैसे उसको वहां पे अपराध करने के लिए अगर हत्या करने के लिए उसको जाना है किसी व्यक्ति का, तो उसको ऐसा औजार या वैसा वेपन लेके जाना होगा कि उससे उसको मालूम है कि इससे उसका हत्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत चीज ये चीज डिफाइन हो रहा है कि वो स्वेच्छा से उसने वो अपराध को किया, वो अपराध को उसने स्वेच्छा से किया। वॉलंटरली का यही मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है। सेक्शन 39। सेक्शन 40 में चलते हैं ऑफेंस। सेक्शन 40 में बताया जा रहा है ऑफेंस के बारे में, यानी अपराध। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को छोड़कर जितने भी यहाँ पे सेक्शन है चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के जितने भी यहाँ सेक्शन डिफाइन किए गए बताए गए मेंशन जो किए गए वो सारे अपराध में नहीं है। लेकिन अगर स्पेशल और लोकल लॉ में ये फॉलो होते हैं ऑफेंस में तो ये ऑफेंस में आएंगे। यहाँ पे ये चीज बताया गया है सेक्शन 40 में। 41 चलता है सेक्शन स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ यहाँ पे क्या हो गया? स्पेशल लॉ जैसे मान लीजिए कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे होता है जो पूरे भारत में फॉलो होता है, जैसे एनआईएम हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ हो गया, वो हो गया स्पेशल लॉ। अब 42 चलते हैं। 42 लोकल लॉ का बात करता है। लोकल लॉ होता है पर्टिकुलर एक स्टेट में जैसे लागू रहे, वो एक वहाँ पे उसी इंस्टीट्यूट में वो लागू रहता है, वहाँ पूरे भारत में वो लागू नहीं रहता है, वो खाली स्टेट में ही रहता है। तो जैसे मान लीजिए टेनेंसी एक्ट हो गया, अलग अलग अपने राज्य का अलग अलग अपना एक्ट रहता है, तो वो हो गया स्पेशली लोकल लॉ। 42 का लोकल लॉ। तो आप इससे समझ गए होंगे। चलता है सेक्शन 43। सेक्शन 43 में लीगल इलीगल का बात किया है। इलीगल लीगली बाउंड हो, कोई भी कार्य कोई भी ऐसा वर्क जो इलीगल तरीके से किया गया है उसको इलीगली कहा जाएगा। जो लीगली बाउंड है, लीगली वो चीज को करने के लिए बाध्य है, नहीं किया जा सकता, वो इनलीगली तरीके से कर रहा है तो वो इनलीगली हो गया। यहाँ पे इतनी चीज बता। सेक्शन 44 इंजरी। इंजरी यानी आप समझिए कि जैसे वो मेंटलिटी भी इंजरी हो सकता है, प्रॉपर्टी का नुकसान भी हो सकता है, जो इनलीगली तरीके से उसको नुकसान पहुंचाया गया हो, लीगली तरीके से नहीं, इनलीगली तरीके से वो इंजरी हो गया। चाहे वो बॉडी पे नुकसान उसको पहुंचाया गया हो, चाहे मेंटलिटी, चाहे रेपुटेशन, नाम इज्जत में उसको, वो भी एक इंजरी ही है, चाहे प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इंजरी का डिफाइन यही किया गया। और चलते हैं सेक्शन 45 लाइफ। यहाँ पे द वर्ड डिनोट्स लाइफ को उस वर्ड से डिनोट्स किया गया है। लाइफ अगर पूरा किसी में लाइफ वर्ड अगर बोल कर आएगा तो वो ह्यूमन बींग, यानी वो जाना जाएगा कि ह्यूमन बींग से वो रिलेटेड है, वो वहाँ पे आदमी के जीवन के विषय में वो बात कर रहा है। यहाँ पे 45 में यही बताया गया है। सेक्शन चलते हैं 46 डेथ। सेक्शन 46 डेथ के विषय में बात कर रहा है, उसी से मैच करता है 45 से, खाली यहाँ पे डेथ आ गया, वहाँ लाइफ था, तो वही चीज है, ह्यूमन बींग को फॉलो करता है। अगर वहाँ पे डेथ वर्ड आता तो ये ह्यूमन बींग से रिलेटेड रखता है। चलते हैं सेक्शन 47। यहाँ एनिमल का बात किया गया है। कोई भी ह्यूमन बींग एनिमल नहीं होगा, जो लिविंग थिंग है वो खाली एनिमल होगा,
मतलब कि आप ऐसे समझिए कि 47 एनिमल का बात करता है। 47 एनिमल का जो बात करता है कि एनिमल यानी जानवर होता है, कोई भी एनीथिंग लिविंग थिंग जो होगी एनिमल, मतलब कि ह्यूमन बीइंग को छोड़कर, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को छोड़कर वो लिविंग थिंग जो भी है वो हो गया एनिमल। यहाँ पे वही डिफाइन किया गया है। 48 चलते हैं, 48 वेसल के बारे में बात किया है, मतलब जलयान, पानी में जो चीज वहाँ पे जो दौड़ते हैं, जहाज वगैरह, पानी के जहाज जो, वो हो गया जलयान, जो मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया वो जहाज को वेसल किया कहा जाता है। 48 में वेसल का डिफाइन किया गया है। चलते हैं 49 ईयर और मंथ। ईयर मंथ आप समझ लीजिए ब्रिटिश कैलेंडर से अगर कहीं भी पूरी एजेंसी में अगर ईयर मंथ की बात करता है तो वो ब्रिटिश कैलेंडर की, वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कैलेंडर वहाँ पे डिफाइन किया गया है। इसका मतलब ये समझना है। सेक्शन 50 चलते हैं। सेक्शन 50 का मतलब यही है कि सेक्शन वर्ड जो होगा, कहीं भी सेक्शन वर्ड जो आएगा अगर पूरे एजेंसी में, तो वहाँ पे न्यूमेरिकल फिगर में कहीं डिफाइन अगर किया गया है न्यूमेरिकल में, तो वो हो गया सेक्शन। यहाँ पे इतना ही बताया गया है सेक्शन के बारे में। अब चलते हैं सेक्शन 51 ओथ। ओथ देखिए, एक होता है जुडिशली, जब कोर्ट ऑफ जस्टिस वहाँ पे भी कोर्ट में भी ओथ दिलवाया जाता है। और एक हो गया जब पब्लिक सर्वेंट जब अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने से पहले ओथ लेते हैं, वहाँ पे एक ओथ लिया जाता है, वो एक ओथ हो गया। तो 51 में यहाँ पे बताया गया ओथ के बारे में। चलते हैं 52 गुड फेथ। अब गुड फेथ का मतलब यहाँ पे जो हम लोग लोकली जानते हैं कि गुड फेथ मतलब जो डिक्शनरी में दिया गया, वो यहाँ पे वर्ड को नहीं डिनोट किया गया। यहाँ पे गुड फेथ का मतलब है कि विथ ड्यू केयर और विथ द फुल्ली इंटेंशन, मतलब कोई भी कार्य को आप अपना विथ ड्यू केयर कर रहे हैं और विथ इंटेंशन, अटेंशन से, विथ अटेंशन, विथ ड्यू केयर विथ अटेंशन से आप कर रहे हैं कि आपको मालूम है कि चीज हम मतलब कि पूरी सुरक्षा, पूरे प्रिकॉशन के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया है। चलिए अब सेक्शन चलते हैं 52A। सेक्शन 52A हर्बल। अब 52A हर्बल में बताया गया है कि पति अपने मतलब कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 157 और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 130, यहाँ पे ये चीज बताया गया है कि पति अपने पत्नी को, मतलब कि अगर पति अपराधी है और पत्नी उसको संश्रय देती है, मतलब आश्रय देती है, मतलब कि उसको कुछ मुहैया कराती है अपराधी को, तो वो अपराध नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको मतलब जान रहा है कि अपराधी है, उसको अपराध से मुक्त कराने के लिए उसको अपने वहाँ पे घर पे जगह देता है, सुविधा मुहैया कराता है, तो वो अपराधी हो कहलाएगा। सिर्फ पति पत्नी को हेल्प कर सकता और पत्नी पति को हेल्प कर सकती है। तो यहाँ पे इस चीज को समझना है। हार्बर में यही चीज बताया गया, 52A में यही बताया गया है। अब इसके बाद में सेक्शन अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 53 से सेक्शन 75 तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।